नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कंप्यूटर की एक क्लास। इसमें आपको कंप्यूटर का परिचय मिल जाएगा और ये कंप्यूटर की हो जाती है पहली क्लास और ये सभी परीक्षाओं के लिए हो जाती है इम्पोर्टेंट। सभी परीक्षाओं में जो भी आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे इसी में। और इसमें आपको मिल जाएगा सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आप कह सकते हैं कंप्यूटर और सूचना तकनीकी का जो परिचय है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा इसी में। और इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में पूरा हम कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर के परिचय को कवर कराने वाले हैं और बाद में क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं कंप्यूटर के परिचय से। सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज आपको बताते चलेंगे, आपको केवल देख लेना है। तो बात करेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर शब्द का जो निर्माण है या कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो हो जाती है कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द से बना हुआ है कंप्यूटर और इसका अर्थ हो जाता है गणना करना। इतनी बात केवल आपको याद रखनी है। इसका जो ये लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है और इसका अर्थ हो जाता है गणना करना। और कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ है उसको कहा जाएगा गणना करने वाला। ठीक है, ये हो जाता है इसका शाब्दिक अर्थ। और अगर बात करेंगे कंप्यूटर को हिंदी भाषा में, तो हिंदी भाषा में कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक। संगणक कहा जाएगा, यानी इसको भी कहा जाता है गणना करने वाला। और ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाती है जो डाटा को इनपुट यूनिट द्वारा ग्रहण करती है और दिए गए आदेश के अनुसार जो कार्य करके वो उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको फिर वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर देती है। तो ये तो हो जाता है आपका कंप्यूटर। अब बात करेंगे कंप्यूटर की संरचना के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्यूटर का, तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर 3 बेसिक इकाइयों से बना हुआ है। 3 बेसिक इकाई हो जाती है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है जिससे कंप्यूटर का निर्माण होता है। कौन कौन सी हो जाएंगी, तो सबसे पहले आपका हो जाता है सीपीयू जिसको आप प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी इनपुट इकाई और तीसरी आ जाती है आपकी आउटपुट इकाई। इन तीनों के जरिए कंप्यूटर की मशीन जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो किस किस तरह से होता है ये आप देख सकते हैं। ये हो जाता है आपका सीपीयू, ठीक है। और सीपीयू के अंदर होते हैं ये आपके 3 पार्ट दिए गए हैं सीपीयू के अंदर। इसमें एक मेमोरी यूनिट हो जाती है, कंट्रोल यूनिट हो जाती है जो इसको कंट्रोल करती है, और जो गणना करता है वो हो जाता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू इसको कहा जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको जो इनपुट दिया जाएगा, इनपुट आएगा आपका सीपीयू के अंदर। और सीपीयू में जब ये पूरा प्रोसेस कर देंगे, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जब ये पूरा प्रोसेस कर देंगे उसके बाद उस डाटा को जो है आउटपुट के रूप में आपके सामने प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इनपुट आना चाहिए, उसके बाद आउटपुट आना चाहिए। और ये सीपीयू का जो काम होता है ये होता है इसका प्रोसेस करने का। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लिया है कंप्यूटर को। अब बात करेंगे जो हमारा हो जाता है सीपीयू, जो अलग अलग पार्ट हैं और इनका क्या क्या काम हो जाता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सीपीयू के बारे में। इसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहा जाता है सीपीयू को, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कंप्यूटर का। और इसमें क्या होता है, तो इसमें इनपुट यूनिट द्वारा दर्ज किया गया डाटा होता है और इस डाटा को जब ये प्रोसेस कर देता है तो वो यूज़र को मिल जाता है आउटपुट यूनिट के रूप में। फिर ये इसको सौंप देता है जो आपका यूज़र होता है उसको। ठीक है, और या फिर उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है। एक ही चीज़ें हैं, चाहे तो आप उसकी हार्ड कॉपी ले लो, चाहे उसको मेमोरी या सॉफ्ट कॉपी में रख लो। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट आएगा, वो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद जो है वो आपको हार्ड कॉपी में या फिर आउटपुट यूनिट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है इसको आपको माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ जो हमने आपको बताया है कि 3 भाग होते हैं। 3 भाग किसके होते हैं, तो 3 भाग होते हैं ये कंप्यूटर उसके सीपीयू के। तो 3 भाग होते हैं सीपीयू के। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। दूसरा आ जाता है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा आ जाता है आपका मेमोरी यूनिट। अब बात करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाती है। इसमें कंप्यूटर को जो आदेश दिया जाता है उसका फिर वो क्रियान्वयन करता है, और ये गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं द्वारा एक की जो है एक यूनिट होती है जिसमें गणितीय क्रियाएं होती हैं। गणितीय क्रियाएं जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है, इसमें जोड़ होता है, घटाव होता है, गुना, भाग करना, यानी जो भी आपका गणित का काम होगा वो सब हो जाता है अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट के अंदर, ठीक है। और इसका जो तुलना, चयन, मिलान, ये सब काम जो है इसमें किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। ये इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। आप चाहे किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका आ जाता है जो कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करती है? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। नर्व सिस्टम, जिस तरह से एक आदमी के अंदर नर्व सिस्टम होता है, उस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी नर्व सिस्टम होता है। और ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन यानी ऑपरेशन को नियंत्रित करती है। जो कंट्रोल यूनिट है ना, वो पूरे जो आपका सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये कंप्यूटर के सभी इकाइयों का नियंत्रण भी करता है, ये भी आपको याद रखना, नियंत्रण तो करेगा ही, और साथ में एएलयू और मेमोरी के बीच में डाटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। ये कौन है? तो ये हो जाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको ये है कि ये याद रखना है कि ये जो है कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है, यानी सभी चीज़ें आपकी यहीं से चलती हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हो जाती है आपकी, और मेमोरी यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो मेमोरी यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक होता है और इसका उपयोग किया जाता है डाटा, निर्देशों, सूचनाओं को स्टोर करने में, उसका भंडारण करने में, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य रूप से प्राथमिक, आंतरिक और मेमोरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये तीन तरह की जो है मुख्य मेमोरी होती है, मुख्य, प्राथमिक, आंतरिक। ये हम आगे पढ़ेंगे, भी मेमोरी जब आएगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे इस मेमोरी को। फिलहाल हम देख रहे हैं कंप्यूटर का जो है किस किस तरह से फंक्शन होता है, वो हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह आ जाता है आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट किस तरह से हो जाती है? तो इनपुट यूनिट एक ऐसी इकाई होती है जिसकी मदद से डाटा को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। जब आप टाइपिंग करेंगे तो वो उसके अंदर चला जाएगा, जब आप माउस को हिलाएंगे तो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चली जाती हैं आपकी सिस्टम के अंदर। कुछ स्कैन करना है स्कैनर से, वो भी आपका उसके अंदर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक आ जाती हैं इनपुट इकाई के अंदर, ठीक है। और एक कंप्यूटर यूजर के बीच की कड़ी माना जाता है, जो हो जाती है आपकी इनपुट इकाई। इसके बाद आपकी आ जाती है आउटपुट इकाई। आउटपुट में क्या होता है? तो आउटपुट में आपकी जो ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में आपने टाइप किया है डाटा, जो आपका डाटा है उसको कंप्यूटर से बाहर निकालना। जैसे प्रिंट के रूप में हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में किसी को पेन ड्राइव में देना है तो वो भी जो है आउटपुट हो जाएगा। हार्ड कॉपी के रूप में देना, वो भी उसका आउटपुट हो जाएगा। दिखाना है किसी को, डिस्प्ले करना है तो वो भी उसका जो है आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से वो आउटपुट डिवाइस हो जाती है। कौन कौन सी डिवाइस होंगे आउटपुट और इनपुट, ये हम आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। आउटपुट यूनिट दिखाएंगे और इनपुट यूनिट भी दिखाएंगे, किस किस को कहा जाता है आउटपुट और इनपुट। और यहाँ जो है आउटपुट किस तरह से होगा? तो ये आपका सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है और आउटपुट जो है ये हार्ड कॉपी में भी हो सकता है, और ये दोनों रूपों में किसी में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया है कंप्यूटर का। अब बात करेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। भाई कंप्यूटर तो होते हैं, हमारे पास भी कंप्यूटर है, आपके पास भी कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से ये काम करते हैं कंप्यूटर। तो ये हो जाता है, सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर हो जाता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये वो कंप्यूटर है जो भौतिक इकाइयों का, भौतिक इकाई में कौन कौन सी हो जाएंगी? जो दाब है, तापमान है, इनको मापने का ये काम करता है, ठीक है। जितनी भी आपकी भौतिक इकाई हैं उनको मापने का काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर जो है केवल तुलना के आधार पर जो है आंकड़े देता है, केवल तुलना के आधार पर। ये एक्यूरेट आंकड़े नहीं देता है। जो एनालॉग कंप्यूटर है इसमें आपको एक्यूरेट आंकड़े नहीं देता, ये देता है केवल तुलना के आधार की। तुलना करी जाती है कि इसका जो है 10% के आसपास है, इसका 20% के आसपास है, ठीक है, इसका इतना है। तो इस तरह से जो है केवल तुलना करता है, एक्यूरेट आंकड़े एनालॉग कंप्यूटर कभी नहीं देता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे थर्मामीटर है, जैसे वोल्ट मीटर है, तो ये इसके हो जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा है वो कंटिन्यूस रूप में किया जा सकता है, कंटिन्यूस यानी लगातार रूप में जो है प्रयोग किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर में। इसके बाद आपका हो जाता है जो डिजिटल कंप्यूटर है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इस श्रेणी में आता है जिसमें अंकों की गणना की जा सकती है। अंकों की गणना जिस तरह से जो आपके पर्सनल है, पीसी है, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाएगा और इसमें अंकों की गणना की जाती है। और इसमें जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो बाइनरी के रूप में जो है स्टोर रहता है। बाइनरी में जैसे 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रिक रूप में ले आता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा जो बाइनरी प्रोग्राम है वो किस में होता है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है बाइनरी का।
इसके बाद जो हमारा तीसरा कंप्यूटर हो जाएगा, तो तीसरा कंप्यूटर हो जाता है हमारा हाइब्रिड। और हाइब्रिड जो है वो आपका एक एनालॉग को मिलाएंगे, या आप एनालॉग मिला रहे हैं और दूसरा आपको इसमें मिला रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर। जब इन दोनों का मिश्रण होगा तो तब आपका बन जाएगा ये हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, दोनों को मिलाने से बन जाता है हाइब्रिड। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम माना जाता है। अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। अब आ जाती हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं। जो विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की वो कौन कौन सी हो जाती हैं। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, और इसमें आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपको हम डिटेल से दिखाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं कंप्यूटर की, और कंप्यूटर के परिचय से ये संबंधित हो जाती हैं। तो ये जो है कंप्यूटर की अभी विशेषताएं आ जाती हैं। विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती हैं, तो कंप्यूटर में सबसे पहले स्पीड होती है, स्पीड यानी गति। उसके बाद उसमें भंडारण भी होता है। कंप्यूटर में त्रुटिहीनता होती है, यानी उसमें एक्यूरेसी होती है। आप गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता। अगर आप ही उसमें गलत डाटा फीड कर रहे हैं तो वो फिर गलती कर सकता है। बाकी कंप्यूटर ऐसा चीज़ है कि कंप्यूटर से जो है गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक मशीन है, वो आदमी नहीं है। आदमी का दिमाग इधर उधर घूम सकता है लेकिन कंप्यूटर का दिमाग इधर उधर नहीं घूम सकता है। इसके बाद कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। जो आपका वो डाटा होता है मशीन के रूप में, जब मशीन होती है तो मशीन में जो कंसिस्टेंसी बनी रहनी ज़रूरी है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप एक साथ जो है उसमें कई काम भी कर सकते हैं और एक साथ उसमें जो है एक काम भी कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहो जो आप उसमें कर सकते हो अपनी मर्जी से। इसके बाद जो है कंप्यूटर होता है वो बहुमुखी होता है, उसमें बहुत सारे काम जो है एक साथ आप जो है कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुमुखी भी कहा जाता है। विश्वसनीय है, रिलायबल भी होता है वो, क्योंकि वो विश्वसनीय हो जाता है। और डिजिलेंस भी होता है, यानी डिजिटल चीज़ों का जो है उसमें आपका सामना होता रहता है। इस तरह से हो जाती हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती हैं, कंप्यूटर की जो जनरेशन होती हैं। तो जनरेशन कौन कौन सी है, जनरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार आपकी परीक्षा में। ठीक है, और देख लेते हैं जनरेशन से संबंधित। जो जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है उसके बाद कंप्यूटरों का विकास तेजी से हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1939-40 के आसपास। और उस समय जो है उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर कंप्यूटर का विकास जो है बड़े ज़ोरों शोरों से हुआ था। और कंप्यूटर के जो विभिन्न रिलायबल जनरेशन को विकसित करने का जो उद्देश्य था वो था सस्ता बनाना, उसको छोटा बनाना, ताकि वो सभी की पहुँच के पास पहुंच जाए, यानी कि वो सभी के पास पहुंच जाए। उसको तेज़ बनाना, अच्छी तरह से उसमें काम कर सकते हैं, उसको विश्वसनीय बनाना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कंप्यूटर के पीढ़ियों को सुधारने के लिए। इसके बाद आप बात करेंगे जो आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो जाती हैं, कौन कौन सी हो जाती हैं ये हम देख लेते हैं, और क्या क्या हो जाता है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ और उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो जाती हैं। तो प्रथम पीढ़ी की बात करेंगे कब से कब तक हो जाती है, तो ये हो जाती है 1942 से 1955 तक हो जाती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे डाटा जो हैं इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपके लिए। तो इसमें आपका प्रयोग हो जाता है वैक्यूम ट्यूब का, जिसको कहा जाता है निर्वात ट्यूब। ठीक है, और इसमें क्या प्रयोग होता था, तो इसमें प्रयोग हो जाता है बाइनरी भाषा का, जिसको कहा जाता है जीरो या फिर एक, इसमें स्टोर प्रोग्राम ये हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है ये विद्युत और यांत्रिक मशीन होती थी। इसका प्रयोग तो ये तो आपको सबका प्रयोग जो है एक जैसा ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो है काफ़ी खर्चीली विधि जो है, काफ़ी जो है खर्चीला होता था, इसका आकार भी बड़ा होता था, और त्रुटि की जो है अधिक संभावना इसमें होती थी। ये हो जाता है प्रथम पीढ़ी का। उसी तरह से फिर हम दूसरी पीढ़ी की तरफ चलेंगे। जब दूसरी पीढ़ी आ जाएगी तो दूसरी पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, तो दूसरी जो पीढ़ी है, तो दूसरी पीढ़ी आ जाती है 1956 से 1964 तक, और इसमें प्रयोग हो जाता है वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो जाता है, और इसमें फिर जो है एक मैग्नेटिक टेप लगा दी जाती है, जिससे उसकी जो भंडारण क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, और ये उससे जो है कम खर्चीला माना जाता है। ठीक है, उससे कम खर्चीला हो जाता है ये वाला जो कंप्यूटर है दूसरी पीढ़ी का। इसके बाद आपकी आ जाती है तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी ये आ जाती है 1965 से 1975 तक, और इसमें ट्रांजिस्टर को भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें यूज हो जाता है आपका आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड चिप इसको कहा जाता है, जो आईसी चिप होती है। ठीक है, और इसमें जो है फिर चुंबकीय भंडारण क्षमता आ जाती है, यानी मैग्नेटिक टेप जो है इसमें जो है इसकी क्षमता में वृद्धि कर दी जाती है तीसरी पीढ़ी में। और इसकी जो है अपेक्षाकृत ये छोटे हो जाते हैं, फिर ये सस्ते भी हो जाते हैं। जितना इनका उपयोग बढ़ता गया तो ये फिर सस्ते होते चले गए। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी चतुर्थ पीढ़ी।
और चतुर्थ पीढ़ी आ जाती है 1976 से 89 तक। और इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर जो VLSI था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आ जाता है इसके अंदर। और इसमें फिर क्या हुआ, तो इसमें आपका ग्राफिक जो यूज़र इंटरफेस था उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, और ये जो है अपेक्षाकृत बहुत ही जो है सस्ता हो जाता है। ये हो जाता है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, ठीक है। और एप्पल के जो PC आते हैं वो भी चतुर्थ पीढ़ी के आसपास आ जाते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी जो 5वीं पीढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है 5वीं पीढ़ी, और ये लगभग 1989 या 90 के आसपास से अब तक जो चली आ रही है, तो ये है आपकी 5वीं पीढ़ी। और इसमें VLSI की जगह ULSI आ जाता है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाता है। इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें नोटबुक है, लैपटॉप, और इसमें फिर जितने इंटरनेट का विकास हुआ है ना, वो सब हुआ है आपका 5वीं पीढ़ी में। इंटरनेट का विकास से क्या मतलब है, तो ये हो जाता है जब इंटरनेट हुआ है, मल्टीमीडिया का जो है विकास हुआ है। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर बने हैं और प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं। जो ईमेल आई है वो भी 5वीं पीढ़ी में आ जाती है। जो WWW जो वेबसाइट है वो भी आ जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो इन सब का जो विकास हुआ है, ये सब का विकास हुआ है आपका 5वीं पीढ़ी में आने के बाद। और इसमें जो है ये बहुत ही छोटे इनको कर दिया जाता था। पहले कंप्यूटर बहुत एक कमरे के बराबर होते थे, लेकिन जब 5वीं पीढ़ी में आ जाते हैं तो बहुत छोटे हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि प्लग एंड प्ले था, लगाओ और इसको चलाओ, ठीक है। और ये दिखाया गया है इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी जो इस्तेमाल था वो यहाँ से शुरू हो जाता है आपको 1990 के आसपास से, ठीक है। इतनी बात आपने समझ ली है। अब हम आपको बताएंगे कुछ जो महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको 4 डिवाइस दे दी जाएंगी, उनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। फिर 4 दे दी जाएगी, आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से आउटपुट और कौन कौन सी आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले ट्रैक बॉल है, ये पूछी जाती है आपसे। तो ट्रैक बॉल का जो कार्य, ये कार्य होता है एक इनपुट डिवाइस का, यानी इसको जब आप चलाएंगे तो इसके जो पॉइंट है वो अंदर कंप्यूटर में एक माउस की तरह ही काम करता है। तो जब माउस की तरह काम करेगा तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसमें जो है एक बॉल लगी होती है, और जो उंगलियों की मदद से घुमाकर इसको मूवमेंट इसका कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या हुई, तो ट्रैक बॉल हो जाती है एक इनपुट इकाई। इसके बाद आपका स्कैनर आ जाता है। तो स्कैनर में जब कोई चीज़ हम इसके अंदर रख देंगे, स्कैनर के अंदर, और उसको फिर स्कैन करेंगे तो वो चला जाएगा आपका कंप्यूटर के अंदर। तो ये भी एक तरह से हो जाती है आपकी इनपुट इकाई। इसके बाद आपकी आ जाती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आ जाती है। तो जॉयस्टिक क्या है, जब जॉयस्टिक से आप जो है खेलते हैं, गेम वगैरह कुछ खेलते हैं जॉयस्टिक से, तो ये भी आपका जो है कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर जाके। तो ये भी हो जाती है आपकी इनपुट इकाई। इसके बाद लाइट पेन है, लाइट पेन हो जाता है। तो लाइट पेन जो है ये भी एक इनपुट इकाई हो जाती है, क्योंकि इसका भी जो कंट्रोल है वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। ये भी एक हो जाती है आपकी इनपुट इकाई। इसके बाद आपका आ जाता है वेब कैमरा। तो वेब कैमरा क्या हो जाता है, तो वेब कैमरा भी जो है कहीं ना कहीं यह भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो फोटो कैप्चर करेगा वो कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी, अंदर से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। ये भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। ये 4 आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो है इनमें से इनपुट है और कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद आपका आ जाता है जो डिजिटाइज़र होता है। ये डिजिटाइज़र तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, हालांकि ये भी जो है एक होती है इनपुट डिवाइस। ध्वनि निगरानी, ये भी भाई आवाज़ बोलेंगे तो वो कहाँ जाएगी, वो कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। तो ये भी आपकी हो जाती है इनपुट डिवाइस। जो भी आपका माइक होता है उसकी जो आवाज़ है वो सब अंदर चली जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। ये मैट्रिक्स के रूप में काम करता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है इसकी फुल फॉर्म, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इनसे। तो इसके बाद आपको OBR आ जाता है, जो ऑप्टिकल बार कोड रीडर होता है। ये बार कोड होता है इस तरह से, जो आप पेटीएम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है बार कोड होता है, ठीक है। और ये बार कोड रीडर होता है जिसको OBR के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये हो जाता है OBR। ये भी आपकी हो जाती है, जब स्कैन करेगा तो वो आपके कंप्यूटर में अंदर ले लेगा उसको, वो हो जाती है आपकी इनपुट इकाई। इसके बाद आपकी OMR आ जाती है। जो OMR जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं और OMR भरते हैं ना, तो वो जो है ऐसा नहीं है कि 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो 1 लाख बच्चों की जो है OMR चीटी है कोई जो है किसी परीक्षा वाले से जो है चेक कराएंगे, ऐसा नहीं है। उनको मशीन में डालेंगे और फटाक से जो है आपकी सारी जो है स्कैन होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसको OMR कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका OCR, यहाँ से भी आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो OCR
OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये होता है आपका OCR, ठीक है। और ये टेक्स्ट की छवि को जो है डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। जो OCR होता है, ये जो टेक्स्ट होता है उसकी छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है और वो चली जाती है कंप्यूटर में, फिर आप उसको जो है टेक्स्ट के रूप में जो है उसमें काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जो है जितनी भी थी, ये तो थी आपकी इनपुट डिवाइस। अब हम आ जाते हैं आपकी आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो CPU द्वारा काम किया जाता है, उसको आउटपुट के रूप में दिखाता है। जैसे आपका मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, तो ये मॉनिटर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपने काम किया है उसको आप देख सकते हैं, तो वो आउटपुट ही तो दे रहा है कंप्यूटर आपको, ठीक है। ये LED हो जाती है और ये आपका हो जाता है जो पुराने मॉनिटर आते थे, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका CRT पूछा जाएगा आपसे। CRT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है आपकी परीक्षा में। तो CRT की फुल फॉर्म क्या है? ये हो जाती है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। LCD की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो ये हो जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। LED की फुल फॉर्म पूछी जाती है लाइट एमिटिंग डायोड। TFT की भी पूछी जाएगी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यहाँ से 4 क्वेश्चन तो आपके जो है एक ही लाइन से बन गए, ठीक है। आप देख सकते हैं इन सभी की आपसे फुल फॉर्म जो है पूछ ली जाएगी आपकी किसी भी परीक्षा में। जिस परीक्षा में कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें फुल फॉर्म भी ये जरूर पूछ ली जाएगी आपकी परीक्षा में, ठीक है। और ये सारी आपको याद रखनी है, CRT भी, LCD भी, LED, TFT, ये सभी जो है फुल फॉर्म आपको देख लेनी है। वीडियो रोककर भी आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो प्रिंटर होता है हमारा। प्रिंटर जो है, जब हम कोई डाटा को इनपुट करने के बाद उसको प्रोसेस कर लेते हैं CPU के अंदर, उसका फिर प्रिंट निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है हार्ड कॉपी में और उसको जो है आउटपुट कहा जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या दिया है? तो ये प्रिंट दे दिया, ये इसने जो है आउटपुट दिया है, ठीक है। तो प्रिंटर क्या हुआ? तो प्रिंटर एक हो जाता है आउटपुट डिवाइस। और इसमें प्रिंटर में एक इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है और एक हो जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं। जो नो इम्पैक्ट होता है वो आपका रिबन से जो कार्य करता है, और जो नॉन इम्पैक्ट होता है तो ये होता है आपका जो कार्टेज वाला प्रिंटर होता है ना, तो कार्टेज वाला प्रिंटर होता है जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। ये सब जो है आउटपुट डिवाइस हैं आपकी। प्लॉटर की बात करेंगे, ये प्लॉटर है जिसमें आपके मैप वगैरह, नक्शे वगैरह निकलते हैं। जो ऑटोकैड का काम होता है, जो इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लाइन का काम होता है, वो सारा होता है आपका प्लॉटर से। और इसमें आपको मैप, जो ब्लू कलर के आप मैप देखते हैं ड्राइंग से बने हुए, वो सब हो जाते हैं आपके, वो सब निकाले जाते हैं आपके प्लॉटर से, ठीक है। और यहाँ लिखा भी गया है जो ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर का जो है प्रयोग किया जाता है, और ये आउटपुट प्रदान करता है आपको ब्लू कलर में। इस तरह से इसको बनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे जो स्पीकर है, तो स्पीकर भी आपसे पूछा जाता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है आप गाने सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, तो ये भी एक आउटपुट के रूप में काम करता है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट के रूप में काम करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर में आपने कुछ भी लगाया, मान लिया पेन ड्राइव से आपने कुछ चला दिया, तो उसको जो है दीवार पर या किसी पर्दे पर आप देख सकते हैं, तो वो उसका आउटपुट हो गया, ठीक है। तो आउटपुट हो जाता है आपका प्रोजेक्टर। इसके बाद एक हो जाता है आपका जो स्पीच सिंथेसाइजर होता है आपका वाणी संश्लेषक। वाणी संश्लेषक ये होता है, ये भी एक आपका आउटपुट होता है, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे CRT हो गई, CRT मॉनिटर हो गया। तो इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका, इसका जो पूरा नाम है वो हो जाता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म है केवल वो आपसे पूछी जाती है, कैथोड रे ट्यूब की। इससे ज़्यादा आपको इसके में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आपका LED होता है, LED मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये होती है आपकी LED, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जो मेमोरी, जो स्टोरेज है आपके, मेमोरी स्टोरेज से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी हम देख लेते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे आपके, किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट की बात करेंगे तो मेमोरी यूनिट में आपके जो डिवाइस हैं वो किसी भी निर्देश या सूचना परिणाम को संचित रखने का काम करती है, ये हो जाती है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट 2 प्रकार की होती है, यहाँ आपको दिखाया भी गया है, 2 प्रकार की मेमोरी यूनिट हो जाएगी। एक होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी और एक हो जाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन कौन सी हो जाएगी। तो प्राइमरी मेमोरी में यानी प्राथमिक मेमोरी में आपकी आ जाती है रैम। तो ये हो जाती है आपकी जो रैम है, रैम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पूछी जाती है आपसे। और प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक आपकी रैम हो जाती है और एक आपकी हो जाती है रोम, ठीक है।
रैम दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी एस रैम यानी स्टैटिक रैम हो जाती है, एक आपकी डी रैम कहा जाता है, ये हो जाती है डायनामिक रैम। ठीक है, केवल यही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाता है किसी भी परीक्षा में। ठीक है, और ये एस रैम हो जाएगी स्टैटिक रैम, डी रैम हो जाएगी डायनामिक रैम। ये रैम के प्रकार हो जाते हैं। इसके बाद जो रोम हो जाती है, तो रोम के बारे में बात करेंगे। ये आपका रोम हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, रीड ओनली मेमोरी। ये भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। और ये कई प्रकार की हो सकती है, जो रीड ओनली मेमोरी है ये आपकी हो जाती है कई प्रकार की। ठीक है, इनकी भी जो है आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। पी रोम आपसे पूछी जाएगी, तो ये हो जाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाती है पी रोम। फिर आपसे पूछी जाएगी ई पी रोम, तो ये हो जाती है इरेजेबल। इरेजेबल यानी जिसको आप दोबारा से उसको एक बार डाटा डाल दिया किसी सीडी में, जो आपकी रीराइटेबल सीडी होती है उसमें डाटा डाल दिया, फिर से उसको रीराइट करना है तो इरेजेबल होगी। पहला इरेज हो जाएगा, उसमें दूसरा डाल दिया, फिर इरेज हो गया। जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है वो होती है आपकी ई प्रोम। ठीक है, उसमें आपको डाटा डाल देंगे, दोबारा से आपको फिर डाटा डालना है तो पहले को हटा दो फिर दूसरा डाल दो। ठीक है, इस तरह से आप ये काम करती है आपकी पेन ड्राइव, और ये हो जाती है आपकी ई पी रोम के रूप में। ठीक है, यानी ये इरेजेबल हो जाती है, पहला डाटा इरेज कर दिया, दूसरा डाटा उसमें डाल दिया। इसके बाद आपकी आ जाती है ई पी रोम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाती है आपकी ई पी रोम। इसके बाद आपकी आ जाती है जो द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको गौण मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अगर डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही कहा जाएगा कि गौण मेमोरी कौन सी होती है। ठीक है, तो ये भी कई प्रकार की हो जाती है जो आपकी गौण मेमोरी हो जाती है। बात करेंगे इसके बारे में, जो गौण मेमोरी हो जाती है तो ये हो जाएगी चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप इसको कहा जाएगा, चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क उसको कहा जाएगा, और हार्ड डिस्क हो जाएगी जो HDD इसको कहा जाता है। फ्लोपी की बात करेंगे तो फ्लोपी डिस्क भी होती है, जो पहले आती थी, अब तो फ्लोपी डिस्क का आना जो काफ़ी समय से बंद है। ऑप्टिकल डिस्क, इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। इनकी सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है जो इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऑप्टिकल डिस्क के, जिसमें CD हो जाती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहा जाएगा। DVD यानी वर्से डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको कहा जाता है। ब्लू रे डिस्क होती है, ठीक है, BRD इसको कहा जाता है। और इसमें जो है इसके बाद आ जाती है आपकी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हमने बता दिया इरेजेबल होती है, इसमें आप बार बार डाटा को जो है हटा सकते हो और फिर डाल सकते हो। एक आ जाती है आपकी मेमोरी कार्ड, और एक आ जाती है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। SSD उसको कहा जाता है, जैसे आजकल आपके जो विंडो 10 के नए कंप्यूटर आ रहे हैं, विंडो 10 के विंडो 11 के, इसमें क्या होता है कि जो आपकी कंप्यूटर को चलाते के साथ ही काफ़ी स्पीड से आपका कंप्यूटर ओपन हो जाता है, बहुत जल्दी से जो इस पर ओपन हो जाता है आपका कंप्यूटर, वो होता है SSD की वजह से। ठीक है, पहले जो हार्ड डिस्क आती है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का भी समय लग जाता है। लेकिन जो SSD लगाते हैं तो उसमें जो फटाक से आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, और फटाक से आपका जो सेकंडों में आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, और सेकंडों में आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये काम हो जाता है आपका SSD का, इसलिए लैपटॉप में सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं SSD। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ये हो जाती है आपकी मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट या उनकी माप किस तरह से हो जाती है, इनसे ही तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है, जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की इसमें कुछ भी आपका नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, वो सब हम आपको इसमें कराएंगे शॉर्ट तरीके से बिल्कुल। ठीक है, डिटेल में बिल्कुल भी आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बुक भी आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बात कर लेंगे, सबसे पहले बात करेंगे 1 बाइट के बारे में। 1 बाइट का मतलब हो जाता है 8 बिट, और 8 बिट में होते हैं आपके 2 निबल। जब 8 बिट में आपके 2 निबल होते हैं तो ये हो जाता है 8 बिट में आपके 2 निबल, तो 2 निबल हो जाते हैं, तो ये कहा जा सकता है जो 4 निबल है उसका मतलब हो जाता है 1, जो 4 बिट होती हैं उसका मतलब हो जाएगा 1 निबल। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आपसे 8 बिट का 2 निबल पूछा जा सकता है, या 4 बिट का 1 निबल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो किलोबाइट आ जाता है, केबी आ जाता है, तो 1 केबी का मतलब हो जाता है 1024 बाइट, यानी ये जो बाइट है ये 1024 बाइट हो जाएंगी, तो आपका बन जाएगा 1 केबी। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर 1 केबी आ जाएगी, और इसके बाद जो है आपकी 1024 जब केबी आ जाएगी तो उसका बन जाएगा आपका 1 MB, यानी आप कह सकते हैं 1 MB में आपकी आ जाती है 1024 केबी आ जाती है आपकी 1 MB में।
इसके बाद एमबी के बाद आपकी आ जाती है जीबी। ये बिल्कुल सीक्वेंस में दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले केबी आएगी, फिर एमबी आएगी, फिर जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जीबी जेडबी भी आ जाती है। ठीक है, वो होती है जेट्टाबाइट, और उसके बाद आ जाती है आपकी येट्टाबाइट। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में दिया गया है। यानी कि एक एमबी की बात करेंगे तो 1024 जो है केबी इसमें हो जाती है। एक जीबी की बात करेंगे तो एक जीबी में आपकी हो जाती है 1024 एमबी। एक टीबी की बात करेंगे जो आपकी टेराबाइट होती है, उसमें 1024 जीबी हो जाएगी। आजकल जो है 2-2 टीबी की हार्ड डिस्क आ रही हैं जो कंप्यूटर में लगी हुई आ रही हैं। एक पेंटाबाइट की बात करेंगे तो इसमें आपकी हो जाती है 1024 टेराबाइट, और एक एक्साबाइट की बात करेंगे तो ये हो जाती है आपकी 1024 पेंटाबाइट। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा एक टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं, या 1024 जीबी का कितना टेराबाइट बनता है। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका, ये भी पूछा गया है। तो कंप्यूटर में किसी अक्षर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट की आवश्यकता होती है। 8 बिट का बनता है आपका 2 निबल, तो 2 निबल की आवश्यकता होती है आपको किसी भी करैक्टर को दर्शाने के लिए। और कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो भी आपकी बाइट ही हो जाती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। बाइट जो है कंप्यूटर यूनिट की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, और ये जो बाइट है ये केवल खाली स्थान को आपको घेरता है, खाली स्थान को घेरेगा आपका बाइट। इसके बाद एक बाइट द्वारा जो है कुल 256 अलग अलग कैरेक्टर जो है निरूपित किए जा सकते हैं। यानी आप अगर लिखते हैं 256 कैरेक्टर तो वो घेरेगा केवल एक बाइट। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे जो आपका हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क की जो सामान्य जानकारी है। नेटवर्क की जानकारी आपको मिलने वाली है इसी वीडियो में, और ये कंप्यूटर की हो जाती है हमारी पहली क्लास। पूरी बुक जो है इस सीरीज में हम आपको कराने वाले हैं कंप्यूटर की, और ये काफ़ी बेहतरीन बुक हो जाती है। बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है ट्रांसमिट मीडिया यानी वायर, केबल, ईटीसी से जुड़े होते हैं, और ये कंप्यूटरों का एक समूह हो जाता है। कंप्यूटर का एक समूह हो जाता है, किस किस तरह से हो जाता है ये हम देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो जो ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं वो उनका जो है एक ग्रुप हो जाता है। तो ये ग्रुप होता है आपका कंप्यूटर का। जब आपको कंप्यूटर को जब एक जगह से एक डिवाइस से आपको बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क होता है, और नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़े रखता है आपस में, और इन्हीं के द्वारा जो है इनको कनेक्ट किया जाता है। और एक नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर के साथ साथ पेरीफेरल डिवाइसों के साथ भी जुड़ा रहता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जब कंप्यूटर का आपका नेटवर्क बनेगा तो 2 कंप्यूटर को जोड़ा जाए। एक कंप्यूटर इधर रखा है, एक कंप्यूटर आपका यहाँ रखा है, तो ये जो नेटवर्क जुड़ेगा तो ये आपको कम से कम 2 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी नेटवर्क बनाने के लिए। इसके बाद बात करें जो कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ हैं, जो फ़ायदे हो जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये हो जाता है जैसे डाटा और फाइल को शेयर करना है, एक दूसरे को शेयर करना। उसमें जो है आपको फाइल जो है पेन ड्राइव में करने की ज़रूरत नहीं है, सीडी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो डाटा को जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ही, नेटवर्क के माध्यम से ही शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर, स्कैनर। एक प्रिंटर लगा दिया और 5 जो है लोग उससे प्रिंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका हार्डवेयर से, ये भी आपका हो जाता है नेटवर्क के द्वारा। सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आसानी से शेयर करने में इससे जो है मदद मिलती है। और ये रिलायबिलिटी भी हो जाता है, रिलायबल भी हो जाता है यूज़र के लिए। ठीक है, इस तरह से ये काम हो जाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। इसके बाद बात करेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार हो जाता है वो कौन कौन सा हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रकार हो जाते हैं यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, इसको कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क ये हो जाता है आपका लैन। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। और ये क्या होता है, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो है बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में, लगभग 1 किलोमीटर में, जैसे जैसे घर हुआ, स्कूल हुआ, कंप्यूटर लैब हुई, ऑफिस की बिल्डिंग, इतनी सी छोटी सी जगह में जो है यूज होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपका आ जाता है जो मेट्रोपोलियन ने जो आपकी मैन होती है यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसमें जो है एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाता है पूरे शहर में, फिर ये कवर हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे ये आपका हो जाता है वैन।
वैन कहा जाता है जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड यानी काफ़ी दूर तक जो है फैला हुआ होता है, वाइड। वाइड एरिया नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में आवाज़, डाटा, इमेज या वीडियो का प्रसारण करता है। जैसे रेडियो होती है, जो आपकी रेडियो चलती है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, वो आपकी पूरे देश में जो है वहाँ से प्रसारित करते हैं। तो ये हो जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ये देशों को, राज्यों को आपस में जोड़ सकता है, ठीक है। जिस तरह से आप टीवी देखते हैं, टीवी, उसके बाद भी जो है हमारे पास तक पूरी न्यूज़, पूरी फ़ोटो, पूरी फिल्म जो है हमारे पास आती रहती है। इसके बाद तो हो जाता है आपका ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ये, इसको जो है PAN कहा जाता है, ठीक है। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कंप्यूटर के उपकरणों से केवल 10 मीटर की रेंज को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जब पर्सनल है तो 10 ही मीटर को कवर करेगा। तो बात करेंगे अगर पर्सनल जो नेटवर्क होता है उसके बारे में, तो जो उपकरणों को जोड़ने का ये काम करता है, और ये दो प्रकार का हो सकता है। जो पैन है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है आपका वायर्ड पर्सनल एरिया नेट। वायर्ड जो वायर के द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा नेट की वायर लगी रहती है कंप्यूटर के पीछे, तो ये उससे जो है जुड़ा हुआ रहता है। और एक होता है जो बिना वायर का होता है। आजकल जो राउटर आ रहे हैं वो बिना वायर वाले आ रहे हैं, यानी वायरलेस। उसको जो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क उसको कहा जाता है, ठीक है। जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। आजकल सभी कंप्यूटर में ब्लूटूथ आ रही है, सभी कंप्यूटर में जो है वाईफाई आ रही है, तो ये बिना वायर के जो है कनेक्ट हो जाते हैं। और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इनसे आपके क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं ये भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो बात करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा गया है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाई जाएगी आपकी कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? तो ये हो जाता है आपका इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल, ठीक है। इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा आपका जो रो इनपुट है उसको लेने के लिए, ठीक है। आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस में डालना पड़ेगा, फिर उससे आउटपुट होगा, वो जो है आपका कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है ये आपका हो जाता है, कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा? तो कंप्यूटर को यहाँ कहा जाएगा ये ह्यूमन वेयर। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, प्रोग्राम में निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है जिससे कि वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड को निष्पादित किए जा सके। तो ये आ जाएगा यहाँ पर जो है मेमोरी आ जाता है, ठीक है। और मेमोरी में इसको संग्रहित किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। किस CPU रजिस्टर का जो उपयोग है वो डाटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को किया जाता है? किसका उपयोग किया जाएगा? CPU रजिस्टर का जो उपयोग है, तो ये हो जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का जो है प्रयोग किया जाएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर जब कहलाएगा यदि वह सक्षम हो। यदि वह सक्षम होगा आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। जब वो कुछ एप्लीकेशनों को जानता होगा, वर्ड चलाना जानता है, एक्सेल चलाना जानता है या और भी सॉफ्टवेयर चलाना जानता है, तो उसको कहा जाएगा कंप्यूटर साक्षर। मस्तिष्क की तुलना की जाती है, तो ये की जाती है आपकी कंप्यूटर से। तो किसी बच्चे को कह देंगे आपका दिमाग जो है कंप्यूटर से भी तेज़ है, ठीक है, तो तुलना करी जाती है कंप्यूटर की मस्तिष्क के। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जो आधुनिक कंप्यूटर है उनका जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। और एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो इसमें आ जाएगा आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की जो वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है वो हो जाती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यहाँ बात करेंगे बायोस का जो पूर्ण रूप है, ये आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। बायोस का पूर्ण रूप हो जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम ये हो जाता है आपका बायोस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करेगा डाटा को। जो भी आप डाटा देंगे उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और आपको इंफॉर्मेशन में फिर वो दे देता है। इसके बाद आपका आ जाता है जो कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा कहा जाएगा जो उसमें आप रो मटेरियल डालेंगे, रो सूचना डालेंगे। जो दी गई सूचनाएं होती हैं उसको कंप्यूटर में कहा जाता है डाटा।
कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो ये उपयोग किया जाता है सेमी कंडक्टर का। ठीक है, जो कंप्यूटर की चिप बनाई जाती है, जो सिलिकॉन की चिप बनती है, वो उसमें जो पदार्थ का प्रयोग होता है तो वो हो जाता है आपका सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर में होने वाली जो चिप है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः किसका रूप लेता है? तो ये लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। नंबर हो जाते हैं आपके 1 2 3 और अल्फ़ाबेटिकली आपकी ABCD हो जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो इसका रूप लेती है। कंप्यूटर पर जो जानकारी है वो आपकी डिजिटल के रूप में स्टोर की जाती है। ठीक है, किसके रूप में? ये की जाएगी आपकी डिजिटल डाटा के रूप में। अमेरिकी मानकों के आधार पर जो OCR है, OCR हमने बताया था, तो ये हो जाता है फ़ॉन्ट है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका OCR A। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? तो सबसे पहले तो ये किए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है एबेकस। और एबेकस की जो शुरुआत है ये हो जाती है लगभग 1600 ईस्वी से। ठीक है, लगभग 1600 ईस्वी में आपका एबेकस का निर्माण किया था और ये चीन में किया गया था एबेकस का निर्माण। परिकलक यानी कैलकुलेटर की जो उत्पत्ति है वो हो जाती है एबेकस के द्वारा। ठीक है, जो एबेकस था ये आपका एक गणना का यंत्र था, उस समय इससे गणना की जाती थी। किस भाषा को किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये लैटिन भाषा का कंप्यूटर शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किया जाता है, तो ये किया था आपका एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या आधुनिक कंप्यूटर का जो निर्माण है वो किया था एलन एम ट्यूरिंग ने। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाता है C1। ठीक है, C1 हो जाता है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे, तो ये किए जाते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, पहली पीढ़ी में आपकी जो आती थी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में आपके आ जाते हैं ट्रांजिस्टर और तीसरी में आपके आ जाती है IC चिप। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? जो डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाया जाएगा एनालिटिकली इंजन। ठीक है, एनालिटिकली इंजन कहलाता है चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो जिसका आविष्कार किया गया था। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ENIAC। ENIAC हो जाता है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC था वो उसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है, यानी इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये हो जाती है ENIAC की फुल फॉर्म। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ये बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वानिया में। ठीक है, पेनसिल्वानिया में बनाया गया था पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक, वो बनाया गया था पेनसिल्वानिया USA में। इसके बाद आपका आ जाता है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो पहले में आपके होते थे वाल्व। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर इसका विकास शुरू हो जाता है कंप्यूटर का, उसके बाद ये एडवांस होना शुरू हो जाता है। 1622 में परिकलन यंत्र की शुरुआत हुई थी और ये की गई थी ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक है, ब्लेज पास्कल के द्वारा परिकलन यंत्र की शुरुआत हो जाती है, इसका नाम भी हो जाता है पास्कल लाइन। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त किया और यह मशीन विकसित की थी। जो आपका हो जाता है टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की थी, तो ये हो जाता है आपका सेंसस टेबुलेटर। ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है फिर इसका नामकरण कर दिया जाता है। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डाटा एक ही स्मृति में इकाई में संग्रहित करती है, वो जो है संरचना पर आधारित होती है, तो वो हो जाती है वॉन न्यूमैन संरचना पर आधारित हो जाती है।
वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था वो हो जाता है यूनिवैक। पहला था एनिएक, अब हो जाता है ये यूनिवैक। ये वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया था पहला कंप्यूटर। प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ये हो जाता है एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, एबीसी एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर हो जाता है। ये हो जाता है प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी है? जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, तो ये दिया था आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला कंप्यूटर था वो स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कई परीक्षाओं में ये देखा गया है। समेकित परिपथ इसको कहा जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी इसको कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो ये हो जाता है जो आईसी है ये आपकी हो जाती है तीसरी पीढ़ी से संबंधित। पहली वैक्यूम हो जाती है, दूसरी आपकी हो जाती है ट्रांजिस्टर, और तीसरी हो जाती है आपकी आईसी चिप। चौथी हो जाती है आपकी जो वीएलएसआई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवी हो जाती है आपकी यूएलएसआई। ठीक है, ये 5 पीढ़ियाँ जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन 5 से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1965 से 1975 का जो युग था ये कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का युग माना जाता है। ठीक है, 75 के बाद में जो आपकी 90 तक है वो 4th पीढ़ी आ जाती है, और 90 के बाद से अब तक जो है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाता है पहली पीढ़ी में किया गया था मैकेनिकल भाषा का प्रयोग। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। तो ये हो जाता है आपका कॉलोसस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। सर्वप्रथम एप्पल का कंप्यूटर था, तो ये हो जाता है आपका एप्पल 1। एप्पल का जो कंप्यूटर था ये हो जाता है एप्पल 1। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक हो जाते हैं आपके स्टीव जॉब्स। ठीक है, स्टीव जॉब्स हो जाते हैं एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी कहा जाता है। इसका प्रयोग किया गया था तृतीय पीढ़ी में। 1950 में कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है। तो 1950 है जो 1946 से और 55 तक है, तो ये तो हो जाती है आपकी पहली पीढ़ी। ठीक है, ये 1946 से और 1955 तक हो जाती है आपकी पहली पीढ़ी। और वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जो वैक्यूम ट्यूब है ये सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आती थी। इसके बाद दूसरी में आ जाते हैं आपके ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। इन दोनों को जब मिला देंगे तो आपका हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार हो जाता है इन दोनों को मिलाने पर। और ये जो है आज का हमारा हो जाता है लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? ये दूसरी पीढ़ी हो जाती है। आधुनिक कंप्यूटरों को जो लघु रूपन है संभव हो सका है, तो ये संभव हो सका है समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाते हैं आपके तीसरी पीढ़ी से संबंधित हो जाते हैं IBM 360 और IBM 370। ठीक है, और इससे जो अगली वीडियो हमारी आने वाली है वो आएगी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको करा देंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।